गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम थर्ड लेसन के दीर्घ आंसर क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रोम के समाज में पारिवारिक जीवन की मुख्य विशेषताएं बताइए और स्त्रियों की स्थिति का भी उल्लेख करें। रोम के समाज में परिवार की विशेषताओं तथा स्त्रियों की स्थिति का वर्णन इस प्रकार है। एकल परिवार। रोम के समाज में एकल परिवार का व्यापक रूप से चलन था, यानी कि एकल परिवार को ज़्यादा माना जाता था। ज़्यादातर जो परिवार थे वो एकल परिवार थे। वयस्क पुत्र अपने पिता के परिवार के साथ नहीं रहते थे। वयस्क भाई भी बहुत कम साझे परिवार में रहते थे। दूसरी ओर दासों को परिवार का अंग माना जाता था, क्योंकि रोमवासियों के लिए परिवार की यही अवधारणा थी, ऐसी ही मान्यता थी। विवाह। प्रथम शताब्दी ईस्वी तक विवाह का स्वरूप ऐसा था कि पत्नी अपने पति को अपनी संपत्ति हस्तांतरित नहीं करती थी। महिला का दहेज वैवाहिक अवधि के दौरान उसके पति के पास अवश्य चला जाता था। विवाह के बाद भी महिला अपने पिता की उत्तराधिकारी बनी रहती थी। वो कह रहे हैं कि विवाह के बाद भी जो पैतृक संपत्ति होती है उस पर वो अधिकारी बनी रहती थी औरत। अपने पिता की मृत्यु होने पर वह उसकी संपत्ति का स्वामी बन जाती थी और इस प्रकार रोम की महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व व संचालन में व्यापक कानूनी अधिकार प्राप्त थे। तलाक देना अपेक्षाकृत आसान था। इसके लिए पति अथवा पत्नी द्वारा केवल अपनी इच्छा की सूचना देना ही काफी था। पुरुष प्राय 28 से 32 की आयु में विवाह करते थे, जबकि लड़कियों का विवाह 16 से 23 वर्ष की आयु में किया जाता था। इसलिए पति और पत्नी के बीच आयु का अंतराल बना रहता था। विवाह प्राय परिवार द्वारा निश्चित किए जाते थे। पुरुष प्रधान परिवार पुरुष प्रधान होते थे। पारिवारिक जीवन की दृष्टि से महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। प्राय महिलाओं पर उनके पति हावी रहते थे और वे अपनी पत्नियों को बुरी तरह पीटते थे। इसके अतिरिक्त पिता का अपने बच्चों पर अत्यधिक कानूनी नियंत्रण होता था कि भाई वो कुछ भी कर सकते थे, अपने बच्चों के साथ मार भी सकते थे उनको, कभी कभी तो दिल दहलाने वाली सीमा तक। उदाहरण के लिए अवांछित बच्चों को के मामले में पिता को उन्हें जीवित रखने या मार डालने तक का कानूनी अधिकार प्राप्त था। शिशु को मारने के लिए कभी कभी पिता उसे ठंड में भी छोड़ देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोम साम्राज्य के आर्थिक विस्तार का प्रकाश डालिए। रोम में विभिन्न आर्थिक गतिविधियां प्रचलित थी। फलस्वरूप रोम का बड़ी तेजी से आर्थिक विस्तार हुआ। इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार है। रोम के साम्राज्य में बंदरगाहों, खादानों, ईंट भट्ठों, जैतून के तेल की फैक्ट्रियां आदि की संख्या बहुत ही अधिक थी। परिणाम स्वरूप साम्राज्य का आधारभूत आर्थिक ढांचा काफी मजबूत था। गेहूं, अंगूरी शराब तथा जैतून का तेल मुख्य व्यापारिक मदें थी। इनका व्यापार ज़्यादा होता था, इनका बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग होता था और ये मुख्य स्पेन, गैलिक प्रांत, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र, इटली यहाँ से आती थी। और यहाँ क्योंकि इन फसलों के लिए स्थितियाँ अनुकूल थी वहाँ, इसलिए ये ज़्यादा होती थी। शराब, जैतून का तेल तथा अन्य तरल पदार्थ, उन पदार्थों की ढुलाई एक प्रकार के मटकों और कंटेनरों में की जाती थी, जिसे हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, एम्फोरा बोलते थे। किसको बोलते थे? एम्फोरा, जिनमें जैतून का तेल, शराब वगैरह जिन घड़े टाइप उसमें मटकों में या कंटेनरों में एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता था भर करके, उनको एम्फोरा बोला जाता था। स्पेन में जैतून का तेल निकालने का उद्योग 140 से 160 ईस्वी के दौरान अपने चरमोत्कर्ष पर था। उन दिनों स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल मुख्य रूप से ऐसे कंटेनरों में ले जाया जाता था जिन्हें ड्रेसल 20 कहते थे। किन कंटेनरों में ले जाया जाता था? ड्रेसल 20। इसका यह अनुमान पुरातात्विक हेनरिक ड्रेसल के नाम पर रखा गया है। साम्राज्य के भिन्न भिन्न प्रदेशों के जमींदार तथा उत्पादक अलग अलग वस्तुओं का बाजार हथियाने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते थे। परिणाम स्वरूप जैतून के तेल के व्यापार पर प्रभुत्व भी बदलता रहा। साम्राज्य के अंतर्गत ऐसे बहुत से क्षेत्र आते थे जो अपनी असाधारण उर्वरता के लिए प्रसिद्ध थे। इनमें इटली के कैंपिनिया तथा सिसिली और मिस्र के फ्यूमन, गैलीली, वाइजेकियम, दक्षिणी गोल तथा बायटिका के प्रदेश शामिल थे। ये प्रदेश साम्राज्य के घनी आबादी वाले सबसे धनी प्रदेशों में से थे। सबसे बढ़िया किस्म की अंगूरी शराब कैंपिनिया से आती थी और सिसिली तथा वाइजेकियम
रोम को भारी मात्रा में गेहूं का निर्यात करते थे। गैलीली में गहन खेती की जाती थी और रोम क्षेत्र के अनेक बड़े बड़े भाग बहुत उन्नत अवस्था में थे। उदाहरण के लिए नुमीडिया में देहाती क्षेत्रों में ऋतु प्रवास व्यापक पैमाने पर होता था। चरवाहे तथा अर्ध खानाबदोश अपने साथ झोपड़ियाँ उठाए अपनी भेड़ बकरियों के साथ इधर उधर घूमते रहते थे। परंतु उत्तरी अफ्रीका में रोमन जागीरों का विस्तार होने पर वहाँ चरागाहों की संख्या में भारी कमी आई और खानाबदोश चरावाहों का आवागमन नियंत्रित हो गया। जो स्पेन था उसमें भी उत्तरी क्षेत्र बहुत कम विकसित था। यहाँ के किसान पहाड़ियों की चोटियों पर बसे गांव में रहते थे और इन गांव को कैस्टेला कहा जाता था। पहाड़ियों की चोटियों पर जो गांव बसे थे उसको क्या बोला जाता था? कैस्टेला। सच तो यह है कि रोम आर्थिक दृष्टि से बहुत ही धनी साम्राज्य था। देश में बहुत बड़ी बड़ी संख्या में सोने के सिक्के प्रचलित थे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, रोम के साम्राज्य की सामाजिक श्रेणियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। रोम के समाज में विविधताओं से भरा हुआ था वो समाज। पूर्ववर्ती और परवर्ती दो काल अलग अलग सामाजिक श्रेणियां उसमें पाई गई हैं दोनों कालों में। पूर्ववर्ती काल, इतिहासकार टैसिटस के अनुसार पूर्ववर्ती रोम साम्राज्य के प्रमुख सामाजिक समूह थे। सेनेटर, तीसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में सेनेट की सदस्य संख्या लगभग 1000 थी। कुल सेनेटरों में लगभग आधे सेनेटर इतावली परिवार के थे। अश्वारोही थे, नाइट वर्ग थे, सामान्य जनता का वर्ग जिनका संबंध महान घरानों में से था, फूहड़ निमंत्र वर्ग अथवा कमीनकारू जिसको बोला जाता था, तथा दास भी बोला जाता था उनको। प्रवर्ती काल के मुख्य सामाजिक वर्ग थे अभिजात वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। अभिजात वर्ग में कौन आते थे? इस काल के में सेनेटरों और नाइट एकीकृत होकर एक विस्तृत अभिजात वर्ग बन चुके थे। कौन? सेनेटर और नाइट मिल करके उन्होंने अपनी एक अलग वर्ग बना लिया था, अभिजात वर्ग। इनके कुल परिवारों में से कम आधे परिवार अफ्रीकी तथा पूर्वी मूल के थे। अभिजात वर्ग अत्यधिक धनी था, परंतु कई तरीकों से यह विशुद्ध सैनिक सम्भ्रांत वर्ग से कम शक्तिशाली था। मध्य वर्ग में अब नौकरशाही और सेना की सेवा से जुड़े साधारण लोग शामिल थे। इसमें अपेक्षाकृत अधिक मर्द, सौदागर और किसान भी सम्मिलित थे। टैसिटस के अनुसार इन मध्यम वर्गीय परिवारों का भरण पोषण मुख्य रूप से सरकारी सेवा और राज्य पर निर्भरता द्वारा होता था। तीसरा था निम्न वर्ग। इसके नीचे निम्न वर्ग का एक विशाल समूह था। निम्न वर्ग किसको माना जाता था? जो दास वगैरह के कार्य करते थे। इनमें जैसे ग्रामीण श्रमिक आते थे जो स्थायी रूप से बड़े बड़े जागीरों पर काम करते थे, औद्योगिक और खनन प्रतिष्ठानों के कामगार थे, प्रवासी कामगार थे। ये क्या करते थे? प्रवासी कामगार अनाज और जैतून की फसल की कटाई करते थे और निर्माण कार्यों में मजदूरी का कार्य करते थे। स्वनियोजित शिल्पकार थे। मजदूरी पाने के लिए श्रमिकों की तुलना में ये बेहतर खाते पीते थे। अस्थायी अथवा कभी कभी काम करने वाले श्रमिक थे, दास थे। ये विशेष रूप से पूरे पश्चिमी साम्राज्य में पाए जाते थे। सो स्टूडेंट्स, आज हम 3 क्वेश्चन ही करेंगे। 3 क्वेश्चन हम कल करेंगे। आप अपने नोट्स साथ साथ तैयार करते रहिए। आपकी रिवीजन चल रही है। जिस भी बच्चे ने नोट्स तैयार नहीं किए वो करते रहिए और अपनी रिवीजन साथ साथ अच्छे से करते रहिए। आपके लेसन अच्छे से तैयार हो जाएंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।